फिर से वेलकम है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के लेक्चर 3rd में। तो जो मौलिक अधिकार है लेक्चर नंबर 3rd है, सॉरी फर्स्ट में पूरी तरह से हमने जो है कि समझने का प्रयास किया कि मौलिक अधिकार आया कैसे। सेकेंड में मौलिक अधिकार को समझा कि मौलिक अधिकार पहले 6 थे, पहले 7 थे, इसके बाद 6 हो गए, वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार है। चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके पहले जा चुके थे कि अनुच्छेद 19(1) यानी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसको हम पूरी तरह समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते इसको समझते हैं। तो 20 की बात करते हैं। 20 अनुच्छेद 19 समझ लिए थे। किसकी बात की गई थी? किसकी बात की गई थी? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता का अधिकार था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गया, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गई। इसके बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब चलिए समझते हैं अनुच्छेद 20। ये क्या अनुच्छेद 20? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? जो स्लाइड पे लिखे हैं या कह सकते हैं बोर्ड पे जो है कि है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। याद करिएगा अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति जो है कि अपराधी की बात करता है, यानी उसमें जो अपराधी के लिए इसको संरक्षण प्रदान किया गया, इसके बारे में है। इसके बारे में है 21 की बात करें तो जीवन का अधिकार है। 21 किसका अधिकार है? जीवन का अधिकार है। और जो 22 है गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता समेत है। यानी कि यहाँ से मोटे मोटे तौर पे हम समझ लिए कि जो 20 है इससे संबंधित है तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 जीवन का अधिकार, और जो 22 है वो किसके बारे में है? तो गिरफ्तारी के संबंध में। तो किसके बारे में है? तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और जो है कि स्वतंत्रता से संबंधित है। तो याद रखेंगे 22 गिरफ्तार से संबंधित है, ये अपराध से संबंधित है, और जो है कि जीवन से संबंधित। इतना देखिएगा, चलिए समझते हैं। तो इसके बाद कुछ सब आर्टिकल देखिए, जैसे कि बात किया जाए 20(1), 20(2), 20(3), तो इसका मतलब है कि वो सब आर्टिकल है। तो 20 तो समझ लीजिए 20(1) क्या कहता है, या समझिए 20(1) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी तभी ठहराया जाएगा जब उसे जब किसी कानून के अधीन अपराध। याद रखिएगा, यानी कि कोई व्यक्ति तभी दोषी होगा, ये कोई अपराधी होगा जब उस समय क्या होगा? उस कानून के अधीन अपराध जो होगा। यानी कि यदि बात किया जाए तो उससे संबंधित जब वो कोई काम किया उससे संबंधित वो कानून के अधीन जो है कि दोषी सिद्ध होगा, तभी क्या हुआ? व्यक्ति दोषी सिद्ध होगा। इसका मतलब समझिए है क्या? तो कोई व्यक्ति तभी अपराधी होगा जब उसको कानून के तहत क्या होगा? सजा क्या प्रदान किया गया, मतलब पहला यह कहता है। शॉर्ट में समझे तो कोई व्यक्ति तभी अपराधी होगा जब उसके अधीन सजा का प्रावधान किया गया हो। पहला 20(2) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा। 2 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। यानी कि 2 बार, यानी कोई एक बार गलती करता है उसे 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ही बार दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है, जिस प्रकार जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, मकान की जरूरत होती है, उसी प्रकार मौलिक अधिकार है। यदि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो समझिए उसकी जिंदगी नहीं है। हम समझ भी रहे। यानी एक क्या कह दिया? कोई व्यक्ति तभी अपराधी होगा जब उसके अधीन क्या हो? कोई सजा का प्रावधान, किसी कानून के अधीन सजा का प्रावधान होगा। दूसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए जो है कि या एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। तीसरा कहता है कि किसी अपराधी को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, किसी अपराधी को हम विवश नहीं कर सकते। साक्ष्य यानी सबूत, खुद क्या हो सबूत दे, अपने खिलाफ सबूत दे, हम ऐसा नहीं करने का मतलब कोई भी जो इस संविधान के अधीन जो 20(3) कहता है, कोई किसी को भी विवश नहीं कह सकता है। यानी कि अदरक समझिए, कोई भी अपराधी है उसे जो जैसे कि पुलिस है, वो पुलिस कभी विवश नहीं कर सकती है कि तुम अपने खिलाफ क्या करो, जो है कि सबूत दो या साक्ष्य दो, ऐसा नहीं कह सकता। यानी विवश हम नहीं कर सकते। इसके बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 23 में। 23 का मतलब क्या? 20 के 3 में कहा है। 23 याद मत रखिएगा, 23 तो उधर
शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसकी बात अलग है। यहाँ की 20 के 3 में कहा गया। क्लियर हुआ? चलिए एक बार समझते हैं। 20 क्या है? 20 कहता है किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति कोई अपराधी तभी होगा जो उससे कानून के तहत प्रावधान किया जाएगा। दूसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, 2 बार नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्या कहता है? तीसरा देखिए बताया है, किसी व्यक्ति को कोई अपराधी है उसके स्वयं उसके विरुद्ध जो विवश नहीं किया जाएगा तो मुझे सबूत दो, साक्ष्य दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 है जीवन का अधिकार। 21 क्या है? जीवन का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद कहता है कि इस कहता है जीवन का, यानी सबको जीवन का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें यहाँ से। तो जीवन का अधिकार है। चलिए यहाँ से अच्छा एक बात और समझ, 21 का क्या जगह 21 का नीचे लिख देते हैं 21 का, सॉरी दूसरा मार्क कर लेते हैं 21 का 21 का 21 का क्या है? शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा 21 जो है जीवन का अधिकार है, तो 21 का है शिक्षा का अधिकार, यानी कि 21 का शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। यह कब जोड़ा गया? तो मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे जोड़ा गया संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 2002 में याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन करके जो संशोधन हुआ इसमें जो है कि जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 21 के क में 21 क ला दिया गया और कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है अब ये अभी मौलिक अधिकार होगा। नहीं, पहले शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन जो है कि 21 क में आगे शिक्षा का अधिकार और कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पूछता है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2002 में। अब इसे तो जोड़ दिया गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया? लागू कब हो गया? प्रभावी में कब है? कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा यह जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, यानी 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया? प्रभावी हो गया। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया, लागू हो गया। क्लियर दोस्तों? तो याद रखिएगा 21 जो है कि जीवन का अधिकार है और 21 का जो शिक्षा का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 22 क्या कहता है समझते हैं। 22 के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई। कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है कि उससे क्या क्या उसके पास स्वतंत्रता है, उसके पास बचने के लिए क्या क्या उपाय है, या क्या क्या उसके बारे में अधिकार है। कोई गिरफ्तार व्यक्ति, किसको अधिकार है? गिरफ्तार व्यक्ति को। सबसे पहले गिरफ्तार व्यक्ति को है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। याद रखिए पहला क्या है? पहला है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति की किसी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? पूछ सकता है कि मेरा जो है कि जुर्म क्या है जो मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इन गिरफ्तारी जानने का अधिकार। आगे बात करें, देखा जाए, देखिए समझिए, आगे देखा जाए तो वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार, यानी कि वह जो व्यक्ति है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है? वकील से परामर्श ले सकता है, सुझाव ले सकता है और उसे बचाव यानी बचने के लिए पूरी जो है कि छूट है। यानी वो अपने समझदारी के अधीन क्या कर सकता है? किसी भी वकील को कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा क्या है? यानी कि मनपसंद वकील कर सकता है। याद रखिएगा तो गिरफ्तारी जानने का अधिकार पहला, और जो दूसरा है मनपसंद वकील करने का अधिकार। तीसरा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पेश किए जाने का अधिकार। क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर पेश किए जाने का अधिकार किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश किए जाने का अधिकार है। क्या अधिकार है दोस्तों? तो पेश किए जाएंगे। सिवाय छोड़ के याद रखिए किसको छोड़ के? तो यहाँ पर लिख देते हैं जो यात्रा के समय, यात्रा को समय को छोड़ के, यात्रा के समय को छोड़ के। याद रखिएगा यात्रा जो जाने में, जहां मान लीजिए कि जो पुलिस थाना है और जो है कि कोर्ट है, उसके बीच में जो लग रहा है जो समय, उसको छोड़ के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास क्या करना है? उसे जो है कि सूचना देना या उसे उसके सामने पेश करना है।
आगे हो गया। इसके बाद सबसे चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने का अधिकार है। जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देगा तब तक उसे जो है कि बिल्कुल हम 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते हैं। रखने का मतलब क्या, कोई भी पुलिस नहीं रख सकती। हम का मतलब क्या, हमने मतलब पुलिस क्या रखेगा, इसका मतलब क्या है, कोई पुलिस क्या कर सकती है, जो भी है वहां से क्या कर सकते। तो मजिस्ट्रेट आपको पता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में CJI चीफ जस्टिस, उसी तरह से यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो मजिस्ट्रेट होता है। उसको पढ़ाएंगे डिटेल में तो उसको बताएंगे। चलिए यहाँ तक समझ लेते हैं। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं। याद रखिएगा, गिरफ्तार के संबंध में क्या स्वतंत्रता है, तो क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी जानने का अधिकार है, मनपसंद वकील करने का दूसरा अधिकार है। आगे तीसरी की बात कर लिया जाए तो किसी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकते हैं, सॉरी वो तो इसमें था। हाँ, तीसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार है, सिवाय यात्रा के समय को छोड़कर। यात्रा के समय को छोड़कर जितना समय लगता है जाने में उसको छोड़कर कोर्ट में। और चौथा है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक हम किसी को क्या कर सकते हैं, यानी किसी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां से हम लोग देख लिए कि 20, 21, 22। 20 में क्या था, अपराध के संबंध में संरक्षण था। 21 में क्या था, जीवन का अधिकार था। 21 का में क्या है, तो शिक्षा का अधिकार है। कब जोड़ा गया, 86 संविधान संशोधन 2002 में। इसे प्रभावी यानी इसे लागू कब किया गया, प्रभावी में कब आया, तो 1 अप्रैल 2010 से क्या हो गया, लागू हो गया, यानी पूरी तरह से लागू हो गया। आगे बात कर लिया जाए 22 के यहाँ, तो गिरफ्तारी के संबंध में है 4 प्रकार के जो संरक्षण उसके बारे में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखते हैं जो है कि अब बात हो जाएगी 22 समझ लिए, 23-24 की बात करते हैं। 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि बात किया जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है, 23-24 अधिकार। ये कहां से कहां तक है, तो 23 से 24 है। 23 से 24 याद रखिएगा, 23 से 24 है। 23 क्या कहता है इसको समझते हैं और बहुत फास्ट आगे चलेंगे। 23 क्या कहता है और 24 क्या कहता है इसको समझते हैं। चलिए 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, मानव क्या हो जाएगा, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध, याद रखिएगा, एवं बलात् श्रम निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है, रोकने से मतलब है। किसका मतलब है, रोकने से, मना करने से। यानी कि पूरी तरह से बात किया तो जो 23 है कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध, कि मानव का जो है कि पहले जो है कि जैसे बंधुआ मजदूर, मानव का एक वस्तु की तरफ विक्रय, बेचना, खरीदना जो पहले होता था उस तरह से अब नहीं होगा। इसका मतलब पूरी तरह से इसमें क्या है, इसको देखते हुए जो शोषण होता था मानव का, इसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि अब इस तरह से नहीं होगा। बलात् श्रम निषेध, इसका मतलब कि जो है कि जो कम आयु के बच्चे उसके उस पर भी रोक लगाया गया। इसका मतलब उस पर भी जो है कि श्रम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो है कि देखिए और भी बहुत सारे अधिनियम आए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो देखते हैं कि जो है कि किस देश में क्या कहा गया है, तो जो है कि मानव का दुर्व्यापार, जो क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूर, जो भी आदि जो थी पहले प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी, उसको समाप्त करने का काम किया गया। चलिए 24 क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 से कम आयु के वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निषेध है। क्या निषेध है, जोखिम भरे कार्य, जोखिम भरे कार्य निषेध, याद रखिएगा।
सॉरी निषेध का मतलब समझ लेना, मना करने से मतलब है। यानी कि बात यह कहना चाहता है कि जो है कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो क्या जोखिम भरे काम नहीं कर सकते। मतलब क्या, जैसे कारखाने में काम करना, जहाँ बहुत ही डेंजर है, जहाँ पर डेंजर एरिया है, वहाँ पर कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता। मतलब कि बात जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करना है। यही कौन कहता है, कौन आर्टिकल कहता है, 24 कहता है। 23-24 समझ में आ गया। तो मानव दुर्व्यवहार बलात्कार निषेध है, और 24 कहता है कि 14 वर्ष से आयु कम बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने में निषेध, यही नहीं कर सकते। तो क्या, शोषण के विरुद्ध। जो पहले शोषण बच्चों का होता था, व्यक्ति का होता था, मानव का होता था, उस समय क्या इसको खत्म करने के लिए किया गया। इसलिए दोस्तों यह मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 25 की बात करते हैं, 25 से 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 से 28। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है, पहले बता चुका हूं, धार्मिक स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है, ये 25 से 28 है। इन गालियों बस पढ़ते रहिए, और एक क्वेश्चन डील करेंगे। और जो है कि जैसे जैसे कि ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा, उसके जैसे भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, सब कुछ जो व्यवस्था करेंगे दोस्तों, सब कुछ यहाँ पर होगा, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बस आप सिर्फ क्या करिए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि बात कर लिया जाए, यह धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 25 से क्या 28 है। आप समझते हैं कि 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है, तो 25 से 28 तक है। तो किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने, याद रखिएगा, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार, क्या करने, प्रचार प्रसार, याद रखिए क्या हो जाएगा, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, 25 के तहत। आगे 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 कहता है। इसका मतलब जैसे की बात किया जाए, धार्मिक प्रबंधन यानी कि कोई प्रबंधन नहीं, यहाँ पर मैनेजमेंट से मतलब है। जैसे क्या धार्मिक कार्यों की बात हो रही है, यहाँ पर धर्म से स्वतंत्रता है। जैसे मान लिया जाए रामकृष्ण मिशन एक तरह से, तो उसको क्या कर सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन अलग अलग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो धर्म से संबंधित है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको प्रबंधन करने की उनको छूट है, तो उसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। किसके अंतर्गत, तो 26 के। तो कोई क्वेश्चन आर्टिकल पूछा है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है, 26 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़िए। 27 कर में छूट, याद रखिएगा। धर्म के मामले में कर में छूट का मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। किसके मामले में भाई, धर्म के मामले, याद रखिए किसके मामले में, धर्म के मामले में। धर्म के मामले में किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए पूरी तरह से विवश नहीं किया जा सकता है। जो यानी राज्य क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को जो
कर देने के धर्म के मामले में विवश नहीं कर सकता। और टैक्स लेगा वो अलग बात है, लेकिन धर्म के मामले में विवश नहीं कर सकता है, यानी उसको आज देना आवश्यक नहीं होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? 27 कहता है। क्लियर हुआ? तो धर्म के मामले में टैक्स नहीं वसूल सकता है। कौन? 27। कौन? राज्य। 27 के अंतर्गत 28 से कहता है, क्या समझिएगा? देखिए 28 के कहते इसको समझते हैं, तो 27 हो गया। 28 शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, बस इसको याद रखिए, बस इसका मेन पॉइंट याद रखिएगा। बाकी तो और भी डिटेल में, लेकिन और भी कुछ बात है, लेकिन वो परीक्षा में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम के लिए है उसकी बात से कर रहे हैं। तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है। क्या हो जाएगा? धार्मिक शिक्षा निषेध। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। बशर्ते क्या? कंडीशन क्या? कंडीशन समझिए। शर्त क्या है? बशर्ते वह राज्य के अधीन हो, बशर्ते राज्य की निधि के अधीन हो, यानी कि राज्य की निधि से, राज्य की जो राजस्व से जो पैसा है, ये राज्य जो है कि धार्मिक शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं करेगा। याद रखिएगा। और भी जैसे और भी है, जैसे शैक्षिक संस्थान, जैसे मदरसा, उसको छोड़ अपवाद है, उसको छोड़िए। राज्य जो है, राज्य कभी भी यानी कि शिक्षण संस्थाओं पर जो है कि धार्मिक शिक्षा की बात, उस पर जो है पैसे खर्च नहीं करेगा। बस यदि खर्च करता है तो शर्त इसकी है तो सभी को देगा। यदि धार्मिक शिक्षा की बात होती है, यदि खर्च कभी करता है तो वो सभी को बराबर हिस्सों में बांटा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात आ जाएगी। किसकी बात है दोस्तों? धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष जब प्रस्तावना पढ़ाए थे आपको बताए थे, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि जहां पर सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए। ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है कि 25, 26, 27, 28 की समाप्ति हो गई। 25 के कहता है धर्म को मानने या बात रूप से प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 के कहता है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 के कहता है किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए विवश नहीं किया जाए। किस मामले में? धर्म के मामले में। 28 से कहता है धार्मिक शिक्षा, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है। इसका मतलब राज्य के खर्चे पर कोई भी जो है कि धार्मिक शिक्षा शिक्षक संस्थानों में नहीं दी जाएगी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके अपवाद है, उससे ज्यादा अपवाद में नहीं पढ़ना है। क्या जो भी मेन पॉइंट उसको समझना है। अब आगे बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार बिल्कुल याद हो जाएगा, बस आराम से पढ़िए, बिल्कुल याद क्यों नहीं होगा। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहां से कहां तक है? 29 से 30 है। कहां से कहां तक? 29 से 30 है। तो याद रखिएगा है क्या? 29 क्या कहता है? सॉरी 21 की बात हम नहीं करें, 29 की बात करें। क्या हो जाएगा? 29 और 23। तो समझते हैं है क्या? तो यह किसके बारे में है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या समझिएगा? 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक, ध्यान समझिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। ध्यान समझिए। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, या देखिए यहां कहना क्या चाहता है ये आर्टिकल, सॉरी, उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के बचाव की बात करता है।
क्या समझेगा? तो जैसे बात किया जाए, जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी लिपि को, भाषा को, संस्कृति बचाने के लिए उनकी बात की गई है, यानी बाध्य है। कौन? अनुच्छेद 29। इसका मतलब जैसे कि जनजातीय, कुछ ऐसी जनजातियां हैं, जैसे जनजातियों की बात कर लें, कुछ ऐसी जनजातियां हैं, ऐसी जनजातियां जिनकी भाषा अलग है, लिपि अलग है, संस्कृति अलग है। भाषा, लिपि, संस्कृति अलग है, तो उसको बचाए, क्योंकि भारत क्या विविधताओं का देश है। तो जो उनकी संस्कृति है, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा, या अनुच्छेद 29 कहता है। तो इसका मतलब है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने की बात किसके अंतर्गत की गई है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। 30 क्या कहता है? ठीक है, अब उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति बच गई, तो 30 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक को समझे जिसकी संख्या कम हो, निष्कम संख्यक जिसकी संख्या कम हो, तो अल्पसंख्यक वर्गों को याद रखिएगा, तो अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं स्थापना। चलिए यहां तक है 30। तो अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षिक संस्था, जो शिक्षा की जो संस्था है, इसका मतलब जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर इनको जो है कि प्रवेश की बात की गई है। ये क्या कर सकते हैं? वहां पर जा सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक। यहां पर एक बात समझिए, यहां पर जो है इसका मतलब अनुच्छेद 15 क्या कहता है बताइए? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यह कहता है किसी भी व्यक्ति को, इसके जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी हम जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कि वो महिला है, पुरुष है, या उसके जो है कि जन्म स्थान के आधार पर हम भी भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, यहाँ पर धर्म को भी ले लीजिए, और भी है, पहले बता चुके हैं। तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते, उनको प्रवेश मिल सकता है, और जो है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ये किसके बारे में है? इसके बारे में। तो अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं स्थापना या प्रशासन करने की अधिकार, किसके बारे में? इसके बारे में। चलिए आगे है, जो लास्ट है हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्लियर हुआ? चलिए इसे मिटाते हैं। तो यहां से देख लिए 29 और 30, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देख लिए, गिरफ्तारी संबंध में देख लिए, दोषी के संबंध में देख लिए, बचाव के संबंध में जो था। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये कहां से कहां तक है? तो बस कहां से कहां तक है? मतलब 30 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 में कहा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर भीमराव, इसकी महत्ता को दिखाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, क्या कहा है भाई? कि इसको कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा है। पहले बताया है, इसमें भी समझ लीजिए। तो इन्होंने कहा है कि यह संविधान का हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा है। तो पूछा है कि किस
अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो है कि यह संविधान का हृदय और आत्मा है, तो आपको जवाब देना है कि अनुच्छेद 32 है। क्यों कहा है समझिए। तो क्यों कहा इसको समझते हैं। क्योंकि इसी के तहत है यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहा जाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत कहा जाएंगे हाई कोर्ट। यानी कि किसी में जा सकते हैं, किसी हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, बस अंतर है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में। ये करता क्या है, जब क्या होता है, जब याद रखिएगा, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यह रीट जारी करता है। कौन जारी करता है, रीट, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और कितने रीट जारी करता है, 5। कितने प्रकार की रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। किसके तहत, अनुच्छेद 32(2) के तहत। याद रखिएगा अनुच्छेद 32, ये तो हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 32 यानी यहां लिख दीजिए अनुच्छेद 32(2), यानी कि बताइए ये सब आर्टिकल याद रखिएगा। 32(2) कह रहे हैं तो उनके सब आर्टिकल है। 2 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कौन कौन है समझते हैं। पहला, इसको अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे पूरा डिटेल में, एक अलग से 5 प्रकार की रीट जारी करता है, इसमें समझ लेते हैं कौन कौन है। तो परमादेश, दूसरा कौन है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना भी बता रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यकीन मानिए कि आपको नहीं पता है, यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो मौलिक अधिकार से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, और नहीं आया तो जो है कि कमेंट से बताइए सर नहीं आया था। और ऐसा नहीं हो सकता जितने पढ़ा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट जब सब परीक्षा पूछेगा। बस एक मैं कहता नहीं हूँ कि इस परीक्षा में आया है, ये आगे देखिए 2012 में पूछा था, 2016 में पूछा था, 2019 में पूछा था, ऐसी बात नहीं, सिर्फ मैं पढ़ाते चलता हूँ। और ताकि मैं भी बिलीव मानिए, विश्वास करिए, बिल्कुल एकदम सही लेवल पर हम चल रहे हैं। तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। चौथा क्या, उत्प्रेषण, समझते हैं। तो क्या हो गया, तो परमादेश, प्रति अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और एक और होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां देख लिए कि परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। यहां होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, 500 कम हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए इसमें हम जो है कि अगले वीडियो में बात करेंगे, पूरा डिटेल में समझने का करेंगे। और यहीं पे इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण पे एक मूवी आई थी, जय भीम। कौन सी मूवी दोस्तों, जय भीम। याद रखिएगा, देखिए बहुत जल्दी इस मूवी को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इस मूवी का क्या नाम है, जय भीम। और बहुत ही जबरदस्त मूवी है, एक इसी पर मूवी है और जनजाति पे बनी है, जो साउथ मूवी है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण पे मूवी है। इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और बिल्कुल मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, और अपने आप विश्वास करिए कि विश्वास करना सबसे पहले जरूरी है कि आपको जरूर जो है कि कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और जो कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।